हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पौधों में जल अवशोषण करने वाले जो अंग है वो क्या है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये क्यों बता रही है पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग। सभी जानते हैं कि रूट्स जो होती है वही जो है पौधे में जल अवशोषण करती है, पर हम ये देख ले कि रूट्स के अलावा रूट्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कौन से जो है प्लांट के इवोल्यूशन में, कौन से स्टेप में रूट का इवोल्यूशन या रूट का जो विकास हुआ है वो कौन से उसमें हुआ है। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाई है कि जो है ब्रायोफाइट से थोड़ा से राइजोइड जो है मूलाबास जो है वो विकसित हुआ है ना। आप जो मैं इसके साथ में जो वीडियो और भेजती हूँ एडिशनल वीडियो, उसको भी आप देखते रहो ताकि और अच्छे से अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सको, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग कि कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो पौधों में जल अवशोषण करते हैं, या हम जो है वो कहाँ से प्लांट किंगडम में डेवलपमेंट की किस स्टेज से जो है वो स्टार्ट हुआ है कि यहाँ से पौधों में अवशोषण करने वाले विकसित और सही अंग जो है वो बन गए। देखो, सबसे पहले प्लांट किंगडम में क्या आता है, एल्गी एंड फंजाई, यानी कि कवक और शैवाल। कवक और शैवाल जो है, देखो पहले ही वो जलीय माध्यम में है कवक तो शैवाल तो जलीय माध्यम में होने के कारण उसको अवशोषित करने वाले किसी भी अंग की आवश्यकता नहीं होती। कवक देखो उसके पास में क्या होते हैं, हाइफी होते हैं, माइसीलियम होता है, कवक जाल होता है। इसके कारण वो क्या करता है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित यानी वातावरण में उपस्थित जो भी नमी होती है उसको इकट्ठा कर लेता है। तो कवक को भी क्या चाहिए, मूल की आवश्यकता नहीं है, रूट की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों में ही कवक और एल्गी या एल्गी एंड फंजाई दोनों को ही आवश्यकता नहीं है कि उनके पास में मूल हो, क्योंकि एल्गी तो पहले से ही जो है जलीय है और फंजाई जो है उनके पास में माइसीलियम ऐसा होता है जो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली जल को अवशोषण कर लेता है। एल्गी के बाद में थोड़े विकसित हुए पादप और ब्रायोफाइटा आए। ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि मूलावास यानी कि मूल जैसी संरचना दिखने वाले, यानी कि मूल का आभास होने वाली संरचना का विकास हुआ, जिसे हमने क्या बोला था, राइजोइड बोला था। आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, हमने राइजोइड बोला था उनको। और ये राइजोइड जो है ये भी मूल नहीं है, ये हाँ एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, पर रूट की तरह काम नहीं करते। फिर उसके बाद में टाइडोफाइट जो है फर्स्ट सक्सेसिव लैंड प्लांट जो है वो कहलाए। और इनमें क्या होता है कि राइजोइड भी उपस्थित होते हैं और रूट्स भी प्रेजेंट होती है। तो राइजोइड और रूट्स दोनों क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। फिर उसके बाद में नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म में पूरी तरह से मूल का और मूल रोमों का विकास हो जाता है और जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा होता है। और फिर एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, इनमें भी जल का अवशोषण जो है वो विकसित मूल और मूल रोम द्वारा होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जल का अवशोषण केवल सिर्फ मूल रोम जो है वही जो है करती है। अब देखो मैंने एक डायग्राम बनाया बच्चों, ये जो है टाइपिकल रूट्स का डायग्राम है। ये रूट है, ये लैंड की जो लेवल है वह है, या सॉइल का सबसे ऊपरी स्तर जो है, यहाँ अंदर की ओर क्या है, ये रूट है। और सबसे नीचे मैंने यहाँ पे ये अलग इसलिए शो किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ये क्या है, रूट कैप है या मूल गोप है। अब देखो ये परिपक्वन क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, परिपक्वन क्षेत्र। यहाँ पे जल का अवशोषण बिल्कुल नहीं होता। जल का अवशोषण इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे लिग्निन एंड सुबेरिन दोनों का जमाव होने के कारण यहाँ पे काष्ठीभवन होने लगता है। काष्ठीभवन यानी कि कठोर होने लगती है, और कठोर होने के कारण यहाँ पे किसी तरह का कोई भी जल का अवशोषण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होता है तो वो जल के लिए जो है, जैसे काष्ठ अपारगम्य हो जाती है, कॉर्क अपारगम्य होती है, तो वैसे ही जल ये भी जड़ है तो इसमें भी लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होगा तो लिग्निफिकेशन होगा, सुबेरिनाइजेशन होगा, या लिग्नी भवन और सुबेरिनी भवन होगा तो क्या होगा, अपारगम्य हो जाएगी ये जो जड़ है वो जल के लिए। तो परिपक्वन क्षेत्र में जल का अवशोषण नहीं होता। परिपक्वन क्षेत्र से कुछ नीचे की ओर जो हम देखते हैं ये क्या है, रूट हेयर्स है या मूल रोम है। ये क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। रूट कभी भी जड़ का अवशोषण नहीं करती, केवल मूल रोम जो है, और वो भी किसका, केशिका जल का। ओनली फॉर मूल रोम जो है केशिका जल का ही अवशोषण करते हैं। और मूल रोम जो होता है अधिकतर एक कोशिकीय होते हैं।
मूल रोम के बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये जो है सबसे मूल गोप का जो है सबसे एंड वाला सिरा जो है मूल गोप कहलाता है। और इसका काम ये होता है कि ये रूट वृद्धि करेगी, इधर वृद्धि करेगी, नीचे की ओर जाएगी, तो इसको ये घर्षण से बचाता है। इसका काम ये है कि जो वृद्धि कर रहा है उसको रक्षात्मक कवर देना, ताकि जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा तो घर्षण होगा तो ये घसेगी, ये डैमेज हो सकती है। तो इस डैमेज को बचाने के लिए ये क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है। कौन? जैसे टोपी का काम करता है। इसके बाद में आता है कोशिकीय विभाजन क्षेत्र। इसके नीचे कोशिकीय विभाजन क्षेत्र होता है, और कोशिकीय विभाजन क्षेत्र का काम ये होता है कि यहाँ पे लगातार विभाजन होता रहता है ना। सेल डिवाइड होती रहती है, सेल डिवाइड होती रहती है। ये द्विध्रुवीय वृद्धि क्षेत्र, इसमें भी सेल लगातार डिवाइड, ये कोशिका को लंबा करती है, और ये भी, इसमें भी कोशिकाओं का लगातार, यानी कि ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों लगातार कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। मूल जो है अपने आकार में और लंबाई में वृद्धि करती है। अब देखो, ये मूलगोप हो गया जो क्या करता है, घर्षण से उसकी रक्षा करता है। उसके बाद में कोशिका विभाजन क्षेत्र हो गया, जिसमें कोशिका का नाम से समझ में आया होगा कि कोशिका का लगातार विभाजन होता रहता है, या फिर हम उसे कहते हैं कि जोन ऑफ सेल डिवीजन, कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लगातार कोशिका का विभाजन होता रहता है। उसके बाद द्विध्रुवीय वृद्धि क्षेत्र, यहाँ पे भी कोशिका का विभाजन होता रहता है। कोशिका जो है नीचे की ओर, रूट जो है वो नीचे की ओर बढ़ती रहती है। फिर हम यहाँ पर देखें कि जो युवा क्षेत्र है वही जो है कोशिका का जल जो है, रूट का युवा क्षेत्र जो होता है वही कोशिका का जल युवा क्षेत्र जो है वही जल का अवशोषण करता है। अब मैंने इसको सेलुलर डायग्राम बनाया। ये जो है ये क्या है, केशिका जल। ये सॉइल पार्टिकल हो गए, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो जल है वो क्या है, केशिका जल है। इस केशिका जल को ये मूल रोम जो है अवशोषित करेगा तो ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्व तो नीचे की ओर हो जाएगा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती ऊपर की ओर धीरे धीरे जल जो है वो ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो चढ़ने के लिए जो है दो मैकेनिज्म है, चढ़ने के लिए दो मैकेनिज्म है। कौन कौन सी मैकेनिज्म है, नेक्स्ट हम पढ़ते टॉपिक में कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन या क्रियाविधि। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्रैमर ने दो मैकेनिज्म दी, और क्रैमर ने बताया कि जल अवशोषण इनके अनुसार जो है दो भागों में होता है, दो तरह से जल अवशोषण जो है वो होता है। यहाँ देखना, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू क्रैमर, सक्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण। अब सक्रिय में क्या होता है, देखो हम जानते हैं एक्टिवली अगर कोई भी जड़ जो है उसमें पार्टिसिपेट करती है, तो हम रूट की बात कर रहे हैं। यानी कि सक्रिय जल अवशोषण ऐसा जल अवशोषण जिसके अंदर रूट जो है सक्रिय रूप से जल अवशोषण करने के कारक बनती है, या जड़ जो है वो सक्रिय जल अवशोषण का कारक बनती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। जबकि निष्क्रिय अवशोषण में देखो, हम किसकी बात करें, जड़ की बात करें, तो यहाँ पे जड़ क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। देखो, अपने को रटना नहीं है, अपने को ट्रिक से समझना है ना। तो जड़ यहाँ पे क्या है, निष्क्रिय है। तो बिना जड़ के अगर अवशोषण होता है तो निष्क्रिय अवशोषण, तो फिर अवशोषण होगा कैसे, इसमें क्या होगा कि जो लीफ होगी, है ना, पौधे के जो वायवीय भाग है, जो लीफ है या पत्तियां जो है वो क्या करेगी, वो कारक बनती है, वो फैक्टर बनती है, वो कारक बनती है जल अवशोषण का। तो इससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ जो अंदर पानी है उसमें तनाव होगा, तनाव उत्पन्न होगा तो पानी ऊपर की ओर आएगा। यहाँ पानी ऊपर की ओर आएगा तो नीचे की ओर से जड़ों को तनाव कहेगा कि पानी और एब्जॉर्ब करना है। तो इस तरह से टेंशन से, सरफेस टेंशन से पानी जो है ऊपर की ओर आएगा और वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसका कारण कौन बनी, कारक कौन बनी, पत्तियाँ, जो वायवीय पौधे का वायवीय भाग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण में जड़ पूरी तरह से निष्क्रिय होती है, केवल पौधे के वायवीय भाग या पत्तियां जो है वो जल अवशोषण का कारक बनती है। इसी को हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो निष्क्रिय व निश्चित जल अवशोषण जो है वो कैसे होता है, उसकी डिटेल में जो मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।